नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एंजॉय स्टडी में। जैसा कि हम बिहार स्पेशल का अध्ययन कर रहे हैं, ऑलरेडी हम बिहार का इतिहास जो है उसका अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में, साथ ही साथ बिहार के जनगणना 2011 के बारे में भी जिक्र किया है। तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, ज़रूर से देखें। ठीक है, आज हम सेकंड टॉपिक देखेंगे। इसमें देखेंगे हम बिहार के भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं, जहां से क्वेश्चन बनते आए हैं। तो इसमें हम मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे ताकि हम आसानी से याद रख सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बिहार राज्य जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। थोड़ा हम इसका मैप देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग कैसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारा प्यारा भारत महान है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये ईस्ट और नॉर्थ, इसके बीच में भारत जो है अवस्थिति है, यानी कि बात करें तो पूरब और उत्तर के बीच में, उत्तर पूरब में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो है फर्स्ट लाइन की बातें। आगे अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में जिक्र कर रहा है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी सीमा साझा करता है बिहार, उससे संबंधित हम मैप के माध्यम से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, बिहार का एक मैप लेते हैं। इसमें देखते हैं कि जैसे हम नॉर्थ में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर तो याद रखना कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करता है वो सिर्फ एक शेयर करता है बिहार, वो है नेपाल के साथ शेयर करता है। ठीक है, कौन से ज़िले शेयर करते हैं, कितने ज़िले शेयर करते हैं, ये याद रखना। तो अगर नेपाल से आप देखेंगे, जो कि नॉर्थ में बिहार की बाउंड्री पड़ जाती है, इसमें आप अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईस्ट से वेस्ट लगाने को कभी कभी, तो याद रखना कि ईस्ट से हम देखेंगे तो किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया और पश्चिमी चंपारण हो गया। यानी कि टोटल जो हो गए वो 7 जो है डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं बाउंड्री नेपाल के साथ। ठीक है, तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। इसके बाद अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट में जैसे कि पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर करता है बिहार। ठीक है, बिहार के जो कौन कौन से ज़िले हैं शेयर करने वाले, तो अगर इसमें हम देखेंगे तो किशनगंज एक है, ठीक है, दूसरा है कटिहार और तीसरा है पूर्णिया। तो ये 3 जो ज़िले हैं ये साझा करते हैं सीमा पश्चिम बंगाल से। ठीक है, आगे साउथ में देख लेते हैं। तो साउथ में हम देखेंगे झारखंड की बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो झारखंड की बाउंड्री कितने जो है डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं, आइए हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया और ये रोहतास हो गया। ठीक है, ये भभुआ नहीं लगता है, याद रखना। तो कितने ज़िले हो गए, 3 और 2 5, 3 8, यानी कि 8 ज़िले इधर हो गए। ठीक है, 7 हमने नेपाल से देख लिया, 8 हमने देख लिया कि जो है झारखंड से शेयर करता है, और इसके बाद बाउंड्री जो ईस्ट में शेयर करता है 3 ज़िले हो गए पश्चिम बंगाल से। इसके बाद अब देख लेते हैं हम वेस्ट में क्या शेयर। तो वेस्ट में उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, कितने ज़िले से शेयर करता है हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे तो इधर पश्चिम चंपारण एक हो गया, फिर इसके बाद गोपालगंज हो गया, फिर इसके बाद सिवान हो गया, इसके बाद सारण भी यह शेयर कर रहा है, फिर बक्सर हो गया, आगे देखते हैं, और इसके बाद भभुआ हो गया। ठीक है, और इधर भोजपुर। ठीक है, तो कितने ज़िले हो गए एक बार देख लेते हैं हम इसे। तो ये जो ज़िले हो जाते हैं ये भी 7 ज़िले हो जाते हैं। ठीक है, एक पश्चिमी चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5 और बक्सर 6 और एक भभुआ 7। तो ये 7 ज़िले हो गए। यानी अगर आपको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो इधर 7 ज़िले हो गए। ठीक है, 7 जो कि नेपाल से हो गए, 3 ज़िले ईस्ट में हो गए जो कि पश्चिम बंगाल से हो गए, और इसके बाद 8 ज़िले जो हो गए वो झारखंड से हो गए, और इसके बाद 7 ज़िले ही आपके उत्तर प्रदेश से हो गए। तो यानी कि 3 स्टेट और एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है बिहार। ठीक है, इतना बातें आप जान चुके। क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, देखते हैं नेक्स्ट अपना चलते हैं। तो ये यही बात कर रहा है, उसको हम देख ही चुके हैं। इसके बाद जो भूगर्भिक संरचना की बात कर रहा है बिहार की, तो इसमें बात कर रहा है कि 95% जो है इसका जो क्षेत्रफल है
वो कहीं ना कहीं जो है मैदानी भाग में एलाई करता है, ठीक है। और इसकी जो गंगा के मैदान का जो निर्माण है वो जो है प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा के मैदान का निर्माण कौन से काल में हुआ है, तो प्लीस्टोसीन काल याद रखना, ठीक है। बिहार का जो मैदानी भाग है वो असंगठित महीन मृत्तिका यानी गाद एवं विभिन्न कोटि के जो बालू कड़ों से अवसादों से निर्मित है। तो जो मैदानी भाग है वो किससे निर्मित है? अवसादों से निर्मित है, ठीक है। अगर बात करेंगे भौगोलिक दृष्टि से बिहार को मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो तराई क्षेत्र पहले हम सबसे पहले दो भागों में हम एक तराई क्षेत्र को देख लेते हैं। तो अगर हम जो तराई क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें है क्या कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है और शिवालिक श्रेणी का जो हिस्सा है जो सोमेश्वर तथा रामनगर दूर नामक दो पर्वतमालाओं से मिलकर बना है। हम इसको अभी एक मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो बिहार का जो तराई प्रदेश है वो भारत और नेपाल के सीमा के समांतर विस्तृत है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो तराई जो क्षेत्र है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो 874 मीटर ऊंची है, जो कि कहाँ स्थित है? सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ये जो बिहार के मैप को अगर हम देखने जाएंगे तो इसमें ये जो क्षेत्र इसी की बात जो कर रहा है ये तराई क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। और यहीं पर सोमेश्वर पश्चिमी चंपारण में पड़ जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया तराई क्षेत्र का। इसके बाद गंगा का मैदान के क्षेत्र को देख लेते हैं। अगर गंगा के मैदान के क्षेत्र को देखेंगे तो गंगा का जो मैदान का निर्माण है वो गंगा हो गई और उसकी सब सहायक नदियाँ हो गई उसके निक्षेप से, यानी कि जो नदियाँ हैं उनके अवसादों के निर्माण के फलस्वरूप जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर आगे बात करेंगे तो जो इसका मैदानी भाग है वो लगभग कितना 72,520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना 77% जो है ये कवर करता है गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। आगे अगर बात करें उत्तरी गंगा का मैदान थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो गंगा का मैदान है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो एक तो है उत्तरी गंगा का मैदान और एक है दक्षिणी गंगा का मैदान। अगर हम मैप थोड़ा देखें, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बिहार का मैप है। तो बिहार जो है आपको जैसा कि पता होगा सीधा बीच से जो है गंगा नदी निकली है, इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक उत्तर का मैदान हो गया और एक दक्षिणी का मैदान हो गया, ठीक है। तो ये आप मैप देख लिए आराम से। और इसके बाद हम थोड़ा इसमें डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है। अगर हम उत्तरी गंगा के मैदान में देखने जाएंगे तो इसका जो निर्माण हुआ है वो गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई कौन जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो उत्तरी जो गंगा के मैदान का निर्माण किससे हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। अगर उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल हम देखने जाएंगे तो ये 56,980 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के जो है 32.77% क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। आगे अगर देखेंगे हम जो उत्तरी गंगा का मैदान है वो समतल है, ठीक है, समतल है तथा सारण हो गया, चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर आदि जिलों तक जो है विस्तृत है उत्तरी मैदान, ठीक है। और इसमें उत्तरी मैदान में हम देखेंगे तो गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, घाघरा हो गई, कोसी हो गई, कमला हो गई, बागमती हो गई आदि जो है उत्तरी गंगा के मैदान के बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। और इस मैदान में गंगा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखना गंगा किधर से? पश्चिम से। जैसे ऐसे गंगा अगर ये मैप देख लेते हैं एक बार, तो ये गंगा नदी है तो ये किधर से प्रवाहित हो रही है? पश्चिम से हो रही है ना, पूरब की तरफ, ठीक है। तो इधर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इसमें जो नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अगर हम देखने जाएंगे तो ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तरी मैदान में आ जाते हैं। पश्चिमी चंपारण आ गया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, ये सब जो है ज़िले आ जाते हैं। अगर आगे हम देखें तो उत्तरी गंगा का मैदान हम देख चुके हैं। अब अगर हम दक्षिणी गंगा का मैदान देखें तो दक्षिणी गंगा के मैदान में जो है छोटा नागपुर के पठार से गंगा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाई गई जो है जलोढ़ मिट्टियों से दक्षिणी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। तो जो हमने देखा कि जो उत्तरी गंगा के मैदान का जो निर्माण हुआ है वो गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, उन नदियों से हुआ है। जबकि अगर दक्षिणी जो गंगा का मैदान है वो जो छोटा नागपुर के पठार से जो निकलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई गई है उनसे निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो दक्षिणी गंगा के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 33,670 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के जो है 19.36
जो है प्रचंड क्षेत्र पर विस्तृत है। इसमें अगर हम देखने जाएंगे सोन हो गया, कर्मनाशा, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया आदि जो है दक्षिण गंगा के मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अभी हम एक एक करके देख लेंगे मैप के माध्यम से कि कौन सी नदियां हैं जो नॉर्थ से फ्लो हो रही हैं, कौन सी नदियां साउथ से फ्लो हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखने जाएंगे तो गंगा के दक्षिणी मैदान में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। दक्षिणी मैदान में इनमें हम कौन कौन सी पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं हमको? खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, गया की पहाड़ी, गिरियक की पहाड़ी, बराबर आदि की जो पहाड़ियाँ हमको देखने को मिल जाती हैं। दक्षिण गंगा के मैदान में पटना हो गया, गया हो गया, भोजपुर हो गया और रोहतास आदि क्षेत्र जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें, थोड़ा मैप देख लेते हैं इसमें, तो जैसे आप ये देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण का एरिया है। इसमें ये क्षेत्र है रामनगर दून का, ये दून घाटी का, और इसी में सोमेश्वर की पहाड़ी आ जाती है, जहाँ से सोमेश्वर की पहाड़ी से ही त्रिवेणी नहर जो है उसका उद्गम होता है। तो यह याद रखना कि त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ का क्षेत्र। ठीक है, अब अगर इसमें देखने जाएंगे तो ये जो बीच का उत्तरी, ये बीच का जो वाइट आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र हो जाता है मैदानी भाग। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये 95% जो है एरिया कवर करता है ये। ठीक है, इसको डिवीज़न किया गया है, जैसा हम देखे हैं उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान में। ठीक है, फिर दक्षिण गंगा के मैदान का जो औसत ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट बना देता है कि जो है दक्षिण गंगा के मैदान का जो ढाल है वो किधर की ओर है, तो याद रखना दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, ऐसे कुछ ढाल है। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ ढाल है। ठीक है, अगर इधर फिर देख लेते हैं तो ये आपका ये पठारी क्षेत्र जो अभी हम देख चुके हैं कि ये जो साउथ वाला बिहार देख रहे हैं ये पठारी क्षेत्र हो जाता है। इसमें खनिज की अधिकता हमको देखने को मिल जाता है, जैसे रोहतास में हम पायराइट्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब बिहार की जलवायु देख लेते हैं, क्या है बिहार की जलवायु। ठीक है, तो बिहार की जलवायु में अगर बात करें तो बिहार की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु प्रकार की जलवायु है, ये याद रखना। यह जो है उष्णकटिबंधीय राज्य है, ये याद रखना। फिर इसके बाद जो बिहार के गया ज़िले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक गर्मी कौन से ज़िले में पड़ती है या सबसे अधिक ठंडी कौन से ज़िले में पड़ती है, तो गया में सबसे ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है और सबसे ज़्यादा जो है गर्मी भी पड़ती है। अप्रैल में आर्द्रता की मात्रा जो है समस्त बिहार में न्यूनतम हो जाती है। फिर बात करें अगर बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ होता है, सर्वाधिक वर्षा क्वेश्चन पूछा जाता है तो किशनगंज में जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा की बात करेंगे तो ये औरंगाबाद में हो जाता है। ये बता रहा है पटना का पश्चिम क्षेत्र, तो जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है, याद रखना। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो ये किशनगंज में होता है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो बिहार की जो जलवायु है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये न्यून दैनिक ताप परिसर हैं और वायु में अधिक आर्द्रता है, और इसके बाद वर्षा की न्यूनाधिक रूप से स्रोत होना है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हो गई। फिर इसके बाद बिहार में जो है 3 प्रमुख मौसम हैं। कौन कौन से मौसम? ग्रीष्म ऋतु है, पूरे भारत में यही मौसम है। तो ग्रीष्म ऋतु है, इसके बाद वर्षा ऋतु है, इसके बाद शीत ऋतु है। थोड़ा देख लेते हैं एक करते। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो मई माह में जो है तापमान सर्वाधिक रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो गया, हम ऑलरेडी बात करें, गया जिला सबसे अधिक जो गर्म पड़ता है। वर्षा की ऋतु को देखेंगे तो ये जून से मध्य अक्टूबर तक होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कब से कब का जो वर्षा का जो ऋतु है वो कब से कब तक का है। फिर अगर बात करेंगे तो बिहार में मध्य जून में मानसून जो है आ जाता है और जुलाई और अगस्त के महीने में सर्वाधिक यहाँ वर्षा होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में हो जाती है, तो याद रखना ये जुलाई और अगस्त में होती है। ठीक है, बिहार में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि कौन से मानसून से वर्षा होती है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा बिहार में होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये याद रखना, इधर से जो है अधिक वर्षा होती है। आगे अगर बात करेंगे कितना हो जाती है, 80% जो है लगभग हो जाती है। और उद्भव इसका कहाँ से होता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून का, ये हिंद महासागर, जैसे अब हमने मैप बनाया था तो हिंद महासागर से इसका उद्भव हो जाता है। आगे अगर बात करें तो बिहार में जो है किशनगंज जो है जिला सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो कि बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, बिहार में सबसे जो कम वर्षा होती है वो पटना के पश्चिम क्षेत्र में, यानी अभी बात कर चुके हैं
जो होती है औरंगाबाद में होती है, सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अगर मध्य अक्टूबर में देखेंगे तो बिहार में मानसून लौटता है। ठीक है, जिसे मानसून का जो है प्रत्यावर्तन कहा जाता है। तो मानसून लौटने को मानसून प्रत्यावर्तन कहा जाता है, जो कि मध्य अक्टूबर में होता है। ठीक है, इसके बाद शीत ऋतु देख लेते हैं। तो शीत ऋतु में हम देखेंगे तो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक का ये समय होता है। बिहार में जो शीतकालीन वर्षा है वो कब होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो आने वाले चक्रवात हैं इनके कारण होता है। स्टेटमेंट सीधा दे दिया जाता है कि बिहार में जो शीत में वर्षा होती है वो किस वजह से होती है। तो याद रखना, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र से आने वाली चक्रवात है उसके कारण जो है ये होती है शीत ऋतु में वर्षा। बिहार में अत्यधिक जो औसत तापमान है वो सर्वाधिक जो है औसत आर्द्रता वाला स्थान कहाँ है? भागलपुर। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमिड क्षेत्र देखने जाएंगे तो भागलपुर में हो जाता है। इसके बाद बिहार में जो कृषि, इसमें देखते हैं बिहार में कृषि। ठीक है, बिहार में अगर हम कृषि देखने जाएंगे तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ठीक है, 86% जनसंख्या इसी पर निर्भर करती है और कृषि प्रधान होने के बावजूद भी बिहार राज्य कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो धान, गेहूँ, मक्का, ठीक है, धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया और दलहन जो है बिहार की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो बिहार में जो है कृषि के पिछड़े होने के कारण क्या क्या हैं। तो अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि क्यों पिछड़ा हुआ है बिहार कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि प्रधान राज्य होने के नाते फिर भी क्यों पिछड़ा है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है इसमें दे दिया जा सकता है कि उन्नत जो है बीजों का अभाव है। फिर इसके बाद कृषि में जो है वैज्ञानिक तरीके का अभाव है, यानी कि जो कृषि में जो रिफॉर्म होने चाहिए, जो वैज्ञानिक तकनीक होना चाहिए उसका अभाव है। फिर इसके बाद जो बाढ़ का भयंकर प्रकोप हो जाता है, जैसे कि पता होगा कोसी नदी में जब फ्लो होने लगता पानी, बाढ़ वाला क्षेत्र बन जाता है, तो जिसकी वजह से भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात हो रही है कि बिहार जो है 3 प्रकार की फसल यहाँ उपजाई जाती है। कौन कौन सी? खरीफ और रबी और इसके बाद जायद। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खरीफ फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन कौन से फसल आते हैं। तो एक बार इसको हम देखते हैं। खरीफ फसल की अगर बात करेंगे तो खरीफ फसलों को जो है वर्षा की फसल भी कहा जाता है। ठीक है, चूँकि होता यह है कि जून और जुलाई महीने में इसको बोया जाता है, इसलिए जो है इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है? वर्षा की फसल कहा जाता है, क्योंकि जून और जुलाई में जानते होंगे जैसा कि आप बारिश का मौसम रहता है और इसको फसल को काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें खरीफ फसलों में कौन कौन से फसल आ जाते हैं तो याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया, फिर तिलहन हो गया। ये सब फसल जो है वो खरीफ की फसल हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर रबी की फसल देख लेते हैं। रबी के फसल में जो है ये होता है कि जाड़े की फसल इनको कहा जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसलिए चूँकि ठंडी में इसको बोया जाता है, चूँकि इसलिए रबी फसल को जाड़े की फसल भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से फसल आ जाते हैं? इसमें गेहूँ आ जाता है, जो कि सबसे मुख्य रबी फसल में आ जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसमें जौ भी आ जाता है, चना भी आ जाता है, मटर भी आ जाता है, आलू आ जाता है, तंबाकू, ये सब रबी फसल है। जायद की फसलें कौन सी फसल हैं इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर जायद की फसलों की बात करेंगे तो इनको गर्मी की फसल भी कहते हैं, चूँकि ये मार्च महीने में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसमें जूट हैं, ठीक है, महुआ है, तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है। तो ये सब जायद फसलें, इन्हीं को जो है क्या कह दिया जाता है? नगदी फसलें भी कह दिया जाता है। ठीक है, फिर बिहार की प्रमुख फसलों को देख लेते हैं। बिहार की प्रमुख फसलों में जो है हम धान देखते हैं, जो बिहार की प्रमुख फसलें हैं। धान या चावल जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है और यह बिहार की सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक क्या बोई जाती है, तो याद रखना सर्वाधिक क्षेत्रफल फसल धान, यानी धान या चावल जो भी कहें, धान या चावल बोया जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे जो धान की खेती वो सबसे अधिक यानी 80% भूमि पर होती है। ठीक है, इसको हम देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सेकंड जो फसल आ जाती है वो दूसरे मुख्य फसल आ जाती है गेहूँ। तो बिहार की जो मुख्य फसल हो गई गेहूँ और चावल हो गई। तो चावल फर्स्ट है, सेकंड गेहूँ है। क्षेत्रफल दृष्टि से बात करेंगे तो बिहार में बोई जाने वाली फसलों में चावल के बाद क्या आ जाता है? गेहूं का दूसरा स्थान आ जाता है। ठीक है, और गेहूं के उत्पादन में जो बिहार का स्थान कितना है? 6 नंबर पर गेहूं का उत्पादन होता है।
उत्पादन होता है। आपको पता होगा जो भारत में पूरे है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है किसका, गेहूं का प्रोडक्शन होता है। अगर चावल की देखेंगे तो जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हो जाता है उत्तर प्रदेश में चावल की पैदावार होती है। ठीक है, इसके बाद मक्का आ जाता है थर्ड नंबर में। मक्का जो है क्षेत्रफल दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये इनके बाद आ जाता है, यानी कि तीसरे स्थान पर इसका मक्का का स्थान आ जाता है। तो अब अभी तक हमने क्या देखा कि चावल है, इसके बाद गेहूं है, फिर मक्का है। ठीक है, फिर आगे चले तो बिहार की जो बालसुंदरी मिट्टी है ना, वो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बालसुंदरी जो मिट्टी है वो कौन से फसल के प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो याद रखना मक्का के प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ठीक है, इस मिट्टी है ये। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो बेगूसराय को बिहार में जो है मक्का का घर कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। आगे चले, ज्वार जो है, ज्वार का जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, रोहतास ज़िले में होता है। ठीक है, आगे बात करें तो जो है उत्पादन दृष्टि से बिहार इसमें तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, पहला और दूसरा राज्य कौन से हैं, तो जो में पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, इसके बाद राजस्थान होता है और थर्ड नंबर पर जो उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो मडुआ जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो वो जिला है वो कौन है, दरभंगा जिला है। ठीक है, वो भारत में बिहार में मडुआ उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये याद रखना। मडुआ उत्पादन में प्रथम स्थान है किसका, तो ये बिहार का है। फिर इसके बाद चना है। चना मुंगेर और पटना ज़िले में जो है बढ़िया या मोकामा टाल क्षेत्र में चना का प्रोडक्शन होता है। तो जो याद रखने वाली बात रही है वो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा चावल की होती है, सेकंड नंबर पे गेहूं की होती है। ये दोनों मुख्य हैं, इसको मत भूलना। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखने जाएंगे तो गेहूं के बाद जो दूसरी प्रमुख रबी फसल है वो कौन सी है, चना है। रबी फसल में आ गया है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद मसूर जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पटना ज़िले में होता है। गन्ना प्रमुख नदी फसल है। इसके बाद जूट, ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जूट के प्रोडक्शन में बिहार का स्थान कौन सा है, तो याद रखना दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, वेस्ट बंगाल का, ये पहला स्थान पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो पूर्णिया जिला जूट में सर्वाधिक उत्पादन अगर डिस्ट्रिक्ट देखने जाएंगे तो पूर्णिया जिले में होता है। यह भारत का मूल पौधा है। ठीक है, चाय की बात करें तो चाय कहाँ होता है, बिहार के पूर्णिया में हो जाता है, कटिहार जिले में हो जाता है। ये चाय की खेती यहाँ पर होती है। फिर तंबाकू कहाँ, तंबाकू में स्थान बिहार का छठवां है, ये याद रखना। ठीक है, और भारत की बात करें तो विश्व में तीसरा स्थान भारत का है। आलू, बिहार में आलू के उत्पादन में जो इसका स्थान है बिहार का, वो पटना ज़िला ठीक ठाक है मात्रा में, पटना ज़िला में जो है सबसे ज़्यादा आलू हो जाता है। अन्य अगर जगहों की बात करेंगे तो भागलपुर आम, हम अन्य फसलों मतलब अन्य उत्पादन की देख लेंगे तो भागलपुर में आम के लिए है, मुजफ्फरपुर में लीची के लिए है। कभी कभी सुमेल कराने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कहाँ पे क्या उत्पादन होता है, तो भागलपुर में आम हो गया, मुजफ्फरनगर में लीची हो जाता है, फिर हाजीपुर में केला के लिए है। ठीक है, फिर तरबूज खरबूजा के लिए जो है दियरा क्षेत्र हो गया। आगे चले तो बिहार के पूसा समस्तीपुर जो कि पड़ जाता है पूसा समस्तीपुर में, और भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में कृषि महाविद्यालय अवस्थित हैं। ठीक है, तो ये एक बार इसको देख लेते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। तो जैसा ये फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो जूट में दूसरा स्थान है, पहला पश्चिम बंगाल हो गया। चावल में पाँचवा स्थान है, पहला कौन हो गया, पहला हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तंबाकू में ये छठवां स्थान है। लाल मिर्च में दूसरा स्थान है। गेहूं में छठवां स्थान है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान है। तिलहन में सातवां स्थान है। ठीक है, बिहार में फिर सिंचाई से संबंधित बातों को देख लेते हैं बिहार में। ठीक है, तो अगर देखने जाएंगे तो बिहार में सिंचाई, तो आज हम यहीं तक देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हम आगे देखेंगे कि बिहार में सिंचाई कौन कौन सी उसके लिए नहरें बनाई गई हैं, एक मैप के माध्यम से हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बाकायदा। ठीक है, जैसे कौन कौन सी, ये जैसे कि पहले जैसे ये कृषि है इसको भी हम रिवीजन एक कर लेंगे मैप के माध्यम से। इसके बाद आगे हम देख लेंगे कैसे कैसे कौन कौन से नहर हैं, कहाँ कहाँ से निकली हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।